हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों, आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हम लोग इंग्लिश वाला पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन। पहला, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जांपल। यानी कह रहा है कि नाउन बताइए, नाउन क्या होता है और नाउन के एक एग्जांपल के साथ कितने पार्ट होते हैं वो बताइए। सबसे पहले, नाउन क्या होता है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। सिंपल सी परिभाषा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी स्थान, किसी व्यक्ति और किसी जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। उसी तरह नाउन इज द नेम। नाउन क्या होता है? नेम होता है। मतलब नाउन सिर्फ एक नाम ही होता है, किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का। तो ये आ गया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हो गया। अब इसके टाइप कितने होते हैं? तो नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक है। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन, दूसरा आता है प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? जातिवाचक। जाति का मतलब क्या होगा कि जिस बारे में हम बात करें उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे हमने बॉय बॉय की बात किया, तो बॉय मीन्स क्या हो गया? लड़का। यानी कि हमने लड़का की जितनी भी जातियां होती है, मतलब चाहे लड़का इंडिया चाहे कहीं का भी लड़का हो, सारा किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में। गर्ल्स की हो गई, यानी कि गर्ल चाहे जहाँ की हो, गर्ल्स किस में आ जाएंगी? कॉमन नाउन में। बुक हो गया, सिटी हो गया, है ना। शहर में कोई भी शहर, हमने किसी प्रॉपर शहर का नाम नहीं लिया तो इसमें चला जाएगा सिटी में। ठीक है। उसी तरह बुक हो गया। बुक में भी बहुत तरह की बुक होती है, जैसे रामायण महाभारत। तो हमने नाम किसी का नहीं लिया, सिर्फ कहा बुक, तो वो जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जैसे हिंदी में हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हो गया? किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी स्पेशल पर्सन के बारे में हम बात करें, या किसी स्पेशल प्लेस के बारे में बात करें, या किसी स्पेशल थिंग के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे पहला नाम दिया अनूप, यानी कि अनूप जो है, मैं नाम यहाँ पे बॉयज नहीं कहा, हमने कहा अनूप। यानी कि अनूप जो हो गया, क्या हो गया? एक नाम हो गया। गीता भी क्या एक नाम हो गया, किसी एक लड़की का नाम हो गया। दिल्ली क्या हो गया? एक जगह का नाम हो गया, यानी फिक्स एक जगह है। उसी तरह गंगा, हमने रिवर में, नदियों में क्या ले लिया? गंगा का नाम ले लिया। जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, है ना। ये सब नदियाँ क्या हो गई? ये प्रॉपर नाउन में चली जाएंगी। यानी जिसका हम नाम ले लें प्रॉपर तरीके से, यानी स्पेशल उसी का नाम, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का में क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई वस्तु का जो समूह होता है, कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप, समूह। जैसे कक्षा, क्लास जो होता है, क्लास में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। उसी तरह जैसे थिंग्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, टुगेदर एज वन, वन होल, है ना। उसी तरह जैसे टीम हो सकती है, टीम में क्योंकि एक पूरी टीम होती है, जैसे क्रिकेट टीम हो गई, है ना। उसी तरह आर्मी हो गई, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं। यानी कि जहाँ पे ग्रुप की बात करें उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के ले जाते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब हो गया समूहवाचक, यानी पूरा जहाँ पे झुंड हो। ठीक है। चलिए अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या हो गया? पदार्थवाचक, है ना। यानी कि जिससे भी पदार्थ का बोध होता हो, जैसे वुड हो गया, कॉटन हो गया, ग्लास हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे किस में चले जाएंगे? मटेरियल नाउन में चले जाएंगे। क्योंकि मटेरियल का मतलब हो गया कोई भी ऐसे पदार्थ, है ना, जिसका जिक्र हम करते हैं, तो वो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में कि भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है कि जिसमें इमोशनल चीजें जुड़ी होती हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देती हैं, मतलब होती हैं, व्यक्ति के अंदर होती हैं, निहित होती हैं, भले वो दिखाई नहीं देती है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या है? उसमें निहित होती है। ब्रेवरी यानी बहादुरी, काइंडनेस, दयालुता, यानी ये सब चीजें क्या होती है? उसमें निहित होती है, भले उसमें दिखाई नहीं देती है। तो वो किस में जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कई बार पूछा भी है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बता देंगे जिसमें क्या है? इमोशनली क्या होता है? बात किया जाता है, जिसमें कोई भी चीज हम लोग सीन नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग? साइलेंट रीडिंग क्या होती है? ठीक है। और एक्सप्लेन एडवांटेज, यानी कि इसका क्या फायदे होते हैं, क्यों हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, और साइलेंट रीडिंग से हमें क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला है साइलेंट रीडिंग, यानी कि जो हम लोग मौन मौन अध्ययन जो करते हैं, जैसे बैठ के आराम से, बड़े जो होते रहते हैं, छोटे बच्चे तो मौन अध्ययन उनके लिए उतना नहीं होता है, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं हमेशा मौन अध्ययन ही करते हैं। तो इसमें साइलेंट रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो चीज़ें हम पैराग्राफ के रूप में जो होती हैं, वो आराम से हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद है
Training in silent reading is virtual importance to the pupils who are learning English and higher studies and reference, यानी कि जो उच्च स्टडीज करते हैं उसके लिए ये क्या है, जो साइलेंट रीडिंग जरूरी होती है. इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड एंड grabs informative material for teaching, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्टडीज एज वेल एज, यानी कि जितने भी टेक्निकल काम वाले हो पढ़ने वाले या इंजीनियरिंग पढ़ने वाले उसमें ये साइलेंट रीडिंग जो होती है क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है. इसके एडवांटेज क्या होते हैं, पहला है कि इट इज़ क्विकर एंड देयर फॉर सेव टाइम, ये तेज हम कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और ये टाइम को क्या करता है, सेव करता है. दूसरा है कि इट इज अनेबल अटेंशन एंड कंसंट्रेट ऑफ मीनिंग, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ेंगे उस पर क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, एकाग्रता होगी. ठीक है. तीसरा क्या है कि इट रिजल्ट इज ग्रेटर असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी हमको जानकारियां मिलेंगी वो क्या होगी, अच्छी होंगी. साइलेंट रीडिंग गिव्स अ सिंथेटिक पिक्चर ऑफ द रीडिंग मटेरियल, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि एक उसका चित्र बनता जाता है दिमाग में, जब दिमाग साइलेंट होता है ना, तो वो एक चित्र पिक्चर बनती है हमारे माइंड में, है ना. अगला क्या है, इट हेल्प नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन अदर सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करती, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में क्या करती है, हेल्प करती है साइलेंट रीडिंग. तो आगे समझ में आपको साइलेंट रीडिंग क्या होती है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि गेम्स के माध्यम से जो सिखाया जाता है इंग्लिश टीचिंग में, तो वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट. ठीक है. पहला है टू लर्न द इंग्लिश इन प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीके से जब इंग्लिश सीखा जाता है तो सम्स गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर कॉल्ड द लैंग्वेज गेम, यानी कि उसको हम लोग क्या होता है, लैंग्वेज गेम के नाम से जानते हैं. टू पर्पज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, गेम्स टू enable learners to play and learn some English with reference to those games of incidental English language, यानी कि उस लैंग्वेज की परिभाषा, इस लैंग्वेज की उपयोग करके वो लोग गेम खेलते हैं. जैसे विच स्टडी विथ बुक्स इन स्कूल विथ बुक्स मेक द चिल्ड्रन बोरसम एंड लर्निंग स्पीड बिकम वेरी स्लो, यानी कि सिर्फ बच्चों से ये कहा जाए कि बुक पढ़ो, है ना, तो क्या करेंगे बच्चे, उनको ये बोरियत महसूस होगी, है ना. सिर्फ उनसे बुक पढ़ाया जाए तो क्या होगा, और उसमें जो लर्निंग स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वेरी स्लो, बहुत कम होगी. एन इमेजिनेटिव टीचर शुड प्लेन सम लैंग्वेज सम टू रिकैप्चर एंड इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ जो अच्छे जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, वैसा प्लान करेंगे ताकि गेम के माध्यम से हम उनको इंग्लिश सिखा सकें, या कोई भी सब्जेक्ट जो होगा जो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. जैसे अगर हम लोग वर्ड मीनिंग का गेम खिलाते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स को, या किसी भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके, है ना, तो ये क्या होगा, गेम्स के माध्यम से इंग्लिश सिखाना क्या होता है, ईजी हो जाता है. स्टूडेंट अवर्किंग एंड द स्टूडेंट क्यूरोसिटी एंड रीएक्टिव देयर माइंड्स, और उसके बाद जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे का जो माइंड होगा वो क्या होगा, क्यूरियस हो जाएगा, उसके जानने की इच्छा और हो जाएगी उसके बारे में. द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू हेल्पफुल फॉर देम listen and understand what said do you think quickly and correctly and express themselves precisely and write about राइट अबाउट इफ नेसेसरी. ठीक है. मतलब ये है कि जब उसको हम अच्छे से बच्चा जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से समझ जाएगा, तुरंत समझ जाएगा. जब हम उसको माध्यम से, गेम के माध्यम से समझाएंगे तो उसको कंपटीशन भी समझ में आएगा, और वो कंपटीशन उसके आगे फ्यूचर में क्या करेगा, हेल्प करेगा. चलिए आगे क्वेश्चन पे, कह रहे राइट एनी टू एम आप टीचिंग पोएट्री, पोएट्री हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, इसके दो एम बताइए, क्या उसके उद्देश्य होते हैं. ये दो बार क्वेश्चन आया है, दोनों बार थोड़ा सा चेंज किया. राइट यानी 4 एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी कि इसमें दो पूछा है, इसमें 4 पूछा है 2022 और 21 में. सबसे पहले आंसर है द जनरल एंड स्पेसिफिक एम ऑफ फॉर फॉलोइंग, इसके कुछ विशेष और कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं. पहला है कि टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिसिएट द ब्यूटी राइमिंग एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम, यानी कि उस बच्चे को जो पोएम होता है, लास्ट में देखे होंगे आपको राइमिंग बना होता है, जैसे सोन होम सून मून ऐसे करके राइमिंग बनी होती है, तो उसको क्या होता है, अप्रिशिएट करता है बच्चा, उसको देखता है तो अच्छा लगता है उसको, और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है. दूसरा है कि द डेवलप टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग, और ये क्या करता है, ये रीडिंग एंड राइटिंग में हेल्प करता है. तीसरा है कि टू डेवलप अथेंटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के जो अथेंटिक सेंस होते हैं, जो उनकी सेंस, अथेंटिक सेंस होते हैं, उनको ये क्या करता है, डेवलप करता है, अच्छा सुधार करता है उसमें. टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर, और बच्चे क्या करते हैं इससे, इमेजिनेशन, यानी कि सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के पोएम रहता है उस बारे में क्या करते हैं, वो सोचते हैं, उनका इमेजिनेशन पावर, जो कल्पना शक्ति होती है वो क्या होती है, बढ़ती है.
टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम, और इससे हम लोग को यानी बच्चों को क्या फ़ायदा होता है कि वो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान, यानी कि एक अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए क्या उसकी विशेषताएं होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान, पहला है अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ फिलोसफी साइकोलॉजी, यानी कि जो हम प्रिंसिपल जो सिद्धांत जो बनाएंगे वो क्या उसकी क्या होनी चाहिए, एक जो लेसन प्लान जो सिद्धांत जो टीचिंग के जो सिद्धांत दिए गए हैं या फिलोसफी की जो थ्योरीज दी गई हैं उसके अनुरूप होना चाहिए, उससे अलग हटके नहीं होना चाहिए। यानी कि छोटे बच्चे का तो छोटे बच्चों के हिसाब से ही वो प्लान सेट होना चाहिए। अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो द स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट बनाया गया है बच्चों के लिए, एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि मतलब उसको कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए उसको फॉलो करता हो। अ गुड लेसन प्लान मस्ट गिव द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेपरेटली, यानी कि जो भी हम लेसन प्लान बनाएंगे उसके कुछ सामान्य और कुछ विशेष जो होंगे उद्देश्य होंगे वो अलग अलग होंगे। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू स्टूडेंट शुड टेस्ट द वेरियस मटेरियल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों द्वारा बच्चों को उसमें अलग अलग तरह के मेंटल एबिलिटी को ध्यान में देखते हुए, यानी क्योंकि हर बच्चा जो होगा वो क्या होगा अलग अलग माइंड के साथ होता है। पांचवा है कि अ गुड लेसन प्लान शुड अडॉप्ट द appropriate method to technique according to subject matter need of student and label student, यानी कि हर बच्चा जो होगा जिस लेसन सीखने होगा वो क्या करेगा अलग अपने अपने हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट मैटर से बच्चों के हिसाब से, यानी कि क्या करना चाहिए उसके बच्चों के माइंड के हिसाब से बच्चों के लेवल के हिसाब से उसको कराना चाहिए। छठा नंबर है कि डिस्क्रिप्शन एंड ऑडियो विजुअल एड शुड बी गिवन इन द लेसन, यानी कि लेसन प्लान में हमेशा ऑडियो वीडियो सिस्टम भी होना चाहिए, जैसे बच्चों को देखकर सुनकर क्या हो जाए समझ आ जाए। समरी ऑफ लेसन प्लान आल्सो गिव एन अ गुड लेसन प्लान, यानी कि जब बच्चा पढ़ता है कोई चैप्टर बड़ा सा तो बड़ा सा पढ़ने से पहले चाहता है कि उसको क्या करें उसको समरी पढ़े। समरी का मतलब क्या हो गया कि जो छोटा सा पार्ट हम लोग उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दें तो वो चीज़ लेसन प्लान में शामिल होना चाहिए। आठवां है कि टाइम शुड बी जस्टिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेरियस स्टेप ऑफ लेसन प्लान, यानी कि उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए टाइम, ठीक है, यानी बटा होना चाहिए टाइम। नौवा है कि रिवीजन वर्क एक्सरसाइज एंड होमवर्क शुड बी मेंशन, यानी कि उसमें रिवीजन वर्क भी होना चाहिए ताकि बच्चा जो पढ़े उसको फिर से रिवाइज कर सके, एक्सरसाइज होनी चाहिए और थोड़ा सा होमवर्क भी उसमें कंसीडर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है गुड लेसन प्लान जो भी हमारा बनाएगा उस पर इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी ओरल टीचिंग जो होती है उसका क्या इसमें होता है रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहला है कि रोल ओरल ड्रिल एंड एक्सरसाइज कुड बिल्ड द स्ट्रेंथ मेमोरी, the use of this technique not only to give the students chance to speak in class and practice their speaking but also their comprehension of text can be reached through this technique, यानी कि इससे क्या होता है कि जब एक्सरसाइज का मतलब ये हो गया जब हम ये ओरल ड्रिल कराते हैं उससे बच्चे की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है मजबूत होती है। और इस यूज का ये बच्चे को ये तो न सिर्फ बोलने की चांस देता है बल्कि ये एक प्रैक्टिस होता है कि कैसे स्कूल में बोला जाता है, कैसे लोगों के सामने बोला जाता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है उसको बच्चे को सीखने को मिलता है इसमें। ठीक है, एक्सपीरियंस उनको मिलता है कि कैसे अपनी बातों को रखें। स्पीकिंग स्किल्स आर नॉट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल वी लर्न, यानी कि स्पीकिंग ये क्या है कि बहुत ज़रूरी होता है सीखने में, ये ज़रूरी होता है कि हमको स्पीकिंग स्किल आनी चाहिए। दे अलाउ टू कम्युनिकेट विथ अदर्स एंड एक्सप्रेस आवर थॉट एंड फीलिंग, यानी कि हम इसके माध्यम से हम क्या करते हैं अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल इस क्या है इसकी ज़रूरत क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि दीज स्किल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जब हम ये चीज़ सीख जाएंगे स्पीकिंग करना तो हमको एकेडमिक कैरियर में और या जो प्रोफेशनल लाइफ जब हम शुरू होगी तो उसमें भी क्या करेगा ये बहुत ज़रूरी होता है। इन फैक्ट
वेरी एवरी एकेडमिक प्रोफेशनल बिजनेस वर्क रिक्वायर इफेक्टिव स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि जब भी व्यक्ति को अगर एकेडमिक हो या कहीं पे प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहा है तो उसमें भी स्पीकिंग स्किल जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए स्पीकिंग जो स्किल है उस ड्रिल को ये रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। तो इसीलिए बच्चों को शुरू से ही क्या करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल वर्ड्स, यानी कि ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑडियो विजुअल होता क्या है। तो ये होता क्या है कि समझा देते हैं। ये जब हम बच्चों को किसी माध्यम से यानी कि टीवी हो गया या किसी और माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को ऑडियो यानी कि आवाज़ सुनाते हैं उस चीज़ के बारे में, या विजुअल मतलब उसको दिखाते भी हैं चित्र में। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं तो क्या होता है, हमको तुरंत याद होता है। उसी तरह बच्चों को क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। पहला है कि टू क्रिएट इंटरेस्टिंग फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट। ये क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट पैदा करता है। कि अगर बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, जैसे कि बुक्स नहीं पढ़ रहा है, तो अगर हम ये ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि उस चीज़ क्या पढ़ना चाहता है ना, या उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। दे आर सम सेविंग बिकॉज दे एक्सप्लेन द आइडिया इजिली एंड प्रिसाइजली। यानी कि जब वो पढ़ेगा तो अपने आइडियाज क्या करेगा, एक्सप्लेन कर पाएगा इजिली। बाई दियर यूज द बर्डन ऑफ टीचर इज रिड्यूस। और इससे टीचर के ऊपर जो बर्डन होता है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा थोड़ा। द टीचर कैन इम्प्रूव हिज ओन इंग्लिश बाई ऑडियो। जब टीचर जब ऑडियो को भी सुनेगा तो बच्चे तो जो सुनेंगे अपने इम्प्रूव होगा ही, साथ में जो टीचर जब सुनेंगे तो अपनी ऑडियो को भी क्या कर सकते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, सुधार सकते हैं। अगला है कि दे आर द सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस का क्या होगा, सोर्स होगा, माध्यम होगा यहाँ पे। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी। यानी कि ऑडियो इंग्लिश होती है वो क्या आती है, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन जब ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब हम बच्चों को चित्र के माध्यम से और उसको सुनने के माध्यम से वो क्या कह रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, इंग्लिश थोड़ी ईजी हो जाती है। अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन द क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट। यानी कि क्या करेगा कि जो इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश टीचिंग जब पढ़ते हैं तो बच्चों को इन्वायरमेंटल इंग्लिश यानी इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें होती हैं तो उससे ऑडियो विजुअल जो होता है एक अच्छा माध्यम होता है कि बच्चों को इससे कनेक्ट कर सकें। अगला है दे हेल्प दे हेल्प इन कंसंट्रेटिंग एंड द अटेंशन ऑफ पीपल इन द लर्निंग द लेसन। यानी कि बच्चों को क्या करता है, कंसंट्रेट करने का काम भी करता है उनके माइंड को। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ टॉपिक इन योर चॉइस फॉर टीचिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ टीएलएम। टीएलएम क्या होगा, टीचिंग लर्निंग मेथड। इसमें हम लोग चॉइस कर सकते हैं कि कोई ऐसा टेक्निक बताइए। तो सबसे पहला है ब्लैक बोर्ड। यानी कि जो भी हम ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे किसी भी क्लास में, तो बिना ब्लैक बोर्ड को हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग संभव नहीं हो सकता है। तो पहला है, यू कैन नेवर थिंक अबाउट अ क्लास विदाउट अ ब्लैक बोर्ड। विदाउट द ब्लैक बोर्ड यानी कि बिना ब्लैक बोर्ड के हम लोग क्लासरूम को मतलब एज्यूम नहीं कर सकते हैं। द ब्लैक बोर्ड कैन यूज मेनी पेज टू बाई टीचर इफ द यूज इट प्रॉपरली। अगर बच्चे टीचर बच्चा के लिए अगर इस ब्लैक बोर्ड को यूज करता है तो वो कई तरीके से यूज कर सकता है। अगर उसको प्रॉपरली यूज करता है तो इट कैन बी यूज फॉर रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड एंड द फ्रेज। यानी कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, वर्ड हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, उसको समझाने में क्या करता है, ब्लैक बोर्ड का यूज करता है। द डिफरेंट कलर्ड चाक कैन बी यूज टू ब्लैक बोर्ड टू ईच द फुलफिल आइस। यानी कि क्या कर सकता है, अलग अलग कलर से, जैसे कोई शब्द लिखा, जैसे दिस लिखा, THIS दिस, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर से जब लिखेगा तो बच्चों को भी क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा और बच्चा भी इसको क्या होगा, थोड़ा ध्यान देगा। जो कि लिखा हुआ और दिखा हुआ वो क्या होता है, जल्दी मेमोरी में बैठता है। उसी तरह अगला है बाई ड्राइंग सिंपल डायग्राम। यानी कि कुछ डायग्राम भी बना के बता सकता है। जैसे स्क्वायर किसी को समझाना हो तो ऐसे बना दिया, रेक्टेंगल बनाना हो, है ना, ये बनाना हो, फिर ट्रायंगल बनाना हो, तो बच्चों को क्या होगा, ये दिमाग में तुरंत आता रहेगा कि ट्रायंगल जो होता है इस शेप में होता है, 3 साइडें होती हैं, ये सब चीज़ें बना सकता है वो। एंड पिक्चर ऑफ द टीचिंग एंड इजिली, और इसको अच्छे से समझा भी सकता है। द हैंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड शुड बी was all by need and board itself should be ready। मतलब कि जो टीचर होगा उसका जो राइटिंग होगा वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और खुद वो क्या करे, उसको साफ करे। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पहला चैप्टर था, मतलब पहला पार्ट था इसमें। तो उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।